नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम हमारी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आईएएस का टारगेट हमारा डेफिनेटली रहता है। और आईएएस में भी सोचे तो एक तो पोजीशन रहती है कि भाई कलेक्टर बनना है, डिस्ट्रिक्ट को रन कराना है। देखो, इस सोचने में कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, बट आईएएस बनना ही सोचा है तो थोड़ा बड़ा सोचने में क्या प्रॉब्लम है भाई, राइट? क्योंकि आईएएस बनने के बाद अगर आप सोचे कि मुझे तो कलेक्टर ही बनना है, तो इसको कुछ इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि आपने मानव के तौर में एक जन्म लिया और जन्म लेकर के आप सोच रहे हैं कि हाँ जी, मुझे तो खिलौने से खेलना है। क्या आप इतना ही सोच के चल रहे हैं या कुछ बड़ा सोचेंगे? तो यहीं पर हमारा एक थोड़ा लार्जर गोल की तरफ सोचना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम कुछ भी करना चाहें तो हमेशा ग्रेटर गोल को तो दिमाग में रखने की जरूरत है। आपको यहां पर एक कलेक्टर बनना है, ये एक फर्स्ट स्टेज है, डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट स्टेज है जहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बट एक्चुअल में आप जब टॉप लेवल तक पहुंचते हैं तो आपको कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं और उन पड़ावों को हम डिफरेंट नेम्स या फिर हम कहें कि प्रमोशंस के फॉर्म में देखते हैं। बट ये प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक अप्रोप्रिएट एज भी होती है जिस टाइम पर आपको तैयारी करने की जरूरत है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि रिजर्वेशन में जहां पर एक तरफ बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरी तरफ एज रिलैक्सेशन के चलते हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो टॉप लेवल तक दिखाई नहीं पड़ते हैं। और साथ ही साथ प्रमोशन के क्या स्टेजेस होते हैं, क्या प्रोसेस है, किन बातों पर हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा और इसके अलावा पीडब्ल्यू ऑन आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी वाले, टाइटन इंग्लिश वाले। 2025 वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए प्रहार है, इंग्लिश वालों के लिए टाइटन है। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जिसमें जीएस और सीसैट इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स के हिसाब से मेंस एमसीक्यू आपका ट्राई मतलब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होगी और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। साथ ही साथ ईपीडीएफ भी दे दी जाएंगी जिससे कि आप खुद से अपनी तैयारी कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, रेट मात्र 8,000 रुपए। तो देखो, बात ऐसी है कि आईएएस और आईपीएस बनने की जब सोची है तो एक तो आप ध्यान रखो कि जिस टाइम आप लबासना पहुंच जाते हैं और आपने वहां पर रजिस्टर में साइन कर दिया ना पहला, उसी दिन मान के चले कि आप आईएएस या आईपीएस तो बन चुके हैं। बट पॉइंट इज, हम कहां तक जाना चाहते हैं? देखो, यहां पर आप पहुंचते हो ना, आपको शानदार खाना पीना, सैलरी अच्छी खासी, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से जब आप सेलेक्ट होकर के जाते हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल की शुरुआत यहां पर हो जाती है। साथ ही साथ आप देखोगे कि पूरे देश से अलग अलग लोगों के साथ में आपका एक ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब एक यहां से ही सेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो आपके आनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर आप ज्यादा भी नहीं तो 2 साल ट्रेनिंग के बिताते हैं, ठीक है। अगर मैं आईएएस की बात करूं, आईपीएस वाले तो शुरुआत में जो फाउंडेशन कोर्स का जो काम होता है लगभग 15 वीक्स का, फिर उसके बाद में वो तो हैदराबाद चले जाते हैं आईपीएस वाले तो, बट आईएएस वाले यहीं पे रिटेन करते हैं। तो आप क्या देखते हो कि 2 साल की ट्रेनिंग मोटी मोटी और उसके बाद में 2 साल का और आपको काम करना होता है फील्ड में। तो इस तरीके से शुरुआत के 4 साल जब आप देते हो और आप अगर एक आईएएस ऑफिसर हो तो उस टाइम पर आप मान के चले कि 4 साल कंप्लीट हो गए ना आपके एग्जाम देने के बाद में, क्लियर होने के बाद में, तब जाकर के आप डीएम बन पाते हैं। और वहीं पर एक आईपीएस ऑफिसर एसपी बन पाता है, क्योंकि शुरुआत में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है ना 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, तब आप एडिशनल डीएम तो बनते हैं अगर आप आईएएस हैं, और उधर आप बन जाते हैं एडिशनल एसपी के तौर पे। कहां पे? अगर आप आईपीएस है तो इस तरीके से यहां पर आपको मोटा मोटा शुरुआत किक स्टार्ट मिल जाता है। पर एक चीज यहां पर हमें ध्यान रखनी होगी, अगर आपने शुरुआत 21 साल की उम्र से कर दी, क्योंकि आप फॉर्म फिल कब कर सकते हैं? 21 से 32 साल के बीच में। भाई सीधी बात है, जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखें, बाकी तो आपको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलते रहते हैं। अब अगर आप जनरल कैटेगरी से 21 साल में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और फॉर्चुनेटली आपका पेपर क्लियर हो गया और आप आईएएस या आईपीएस में सेलेक्ट हो गए, तो आप मान के चलिए कि आप जितने मैक्सिमम प्रमोशंस हो सकते हैं वो सारे लेंगे, टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी तक पहुंच पाएंगे जहां पर डिसीजन मेकिंग होती है। ऐसा नहीं कि हाँ केवल फॉलो करना है, टॉप लेवल की आप जब ब्यूरोक्रेसी में एंट्री ले लेते हैं ना तो लोग आपको आकर के रिपोर्ट देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि कोई होम सेक्रेटरी है तो जितना भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का सारा मामला है वो उन्हीं के अंडर चलता है। जैसे सेक्रेटरी के फॉर्म में कई बार एक चीज इमेज में आती है कि सेक्रेटरी का मतलब मंत्रियों को केवल असिस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्रेटरी का मतलब आप एक तरीके से पूरी मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हो। मिनिस्टर तो बदलते रहेंगे बट आप मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, दैट मींस आप वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, लोग आपको आकर के रिपोर्ट करेंगे। अब यहीं पर रिजर्वेशन का जो मामला है
उस एंगल को थोड़ा देखना पड़ेगा। कैसे? आपको पता है कि ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो मतलब 32 और 3 35 तक दे सकते हैं। एससी एसटी वालों को और मिला हुआ है, और अगर और रिजर्वेशन को ऐड कर दे महिलाओं का, इनका सारा, या फिर पीडब्ल्यूबीडी जो है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वो रिजर्वेशन के चलते हैं एज रिलैक्सेशन लंबा चलता चलता कई लोग तो 40 प्लस तक जाकर के एग्जाम क्रैक करने की भी सोचते हैं, बट एक्चुअल में वो लोग फिर केवल कलेक्टर तक ही सोच करके रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, आप 21 साल की उम्र में एंटर होते हो, तब जाकर के 14 साल में आपको फर्स्ट प्रमोशन मिलता है। पहले तो एडीएम बने आप, राइट? उसके बाद में आपने वहां 2 साल दिए, तब डीएम बने। डीएम की पोजीशन पर आपको कम से कम 13 से 14 साल देने होते हैं, तब जाकर के आप कमिश्नर पोजीशन पे पहुंचते हैं। कमिश्नर का मतलब एक तरीके से डिविजनल कमिश्नर, जिसके अंडर में 3 से 4 अलग अलग डीएम्स काम करते हैं। मतलब डीएम्स के ऊपर का ऑफिसर आप बन पाते हैं जब आप 13-14 साल वहां इन्वेस्ट कर दें। फिर आगे का प्रोसेस और ज्यादा कंबरसम होता चला जाता है। बट द पॉइंट इज कि जब आप एज रिलैक्सेशन के आधार पर सेलेक्ट होकर के जाते हैं, तो आपके पास में समय कम रहता है। वो कैसे है? देखो, आप अपनी पोजीशन पे एंटर हुए, चलिए बहुत बढ़िया, आपने 2 साल का काम किया, डीएम बन गए, बहुत अच्छा। उधर पुलिस में हो तो एसपी बन गए, बहुत अच्छी बात है। अब आप करेंगे 14 साल, आप अपनी सर्विसेज के 14th ईयर तक आप काम करते जाएंगे डीएम और एसपी के तौर पे रिस्पेक्टिवली। तब 14th ईयर में एंटर हो जाएंगे ना, तब आप अगर स्टेट लेवल पे आईएएस ऑफिसर है, तब तो आपको कमिश्नर बना दिया जाएगा, और अगर सेंट्रल लेवल पे आप पहुंच गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के में, तब आपको डायरेक्टर और इस पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है? और कमिश्नर का मतलब डिविजनल कमिश्नर, जिसके अंडर में 3 से 4 डीएम काम करते रहते हैं, और उधर आप आईपीएस के अंदर आप बन जाएंगे डीआईजी। फिर आपको इस पोजीशन पर काम करते करते कंटिन्यू आपको लगभग 4 साल और बिताने, 3 से 4 साल। जब आपकी सर्विसेज का 17वां या 18वां साल चल रहा होगा ना, तब आप कमिश्नर से प्रमोट होकर के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच पाएंगे, और उधर आप देखोगे डीआईजी से आप पहुंच जाएंगे आईजी लेवल तक। आईजी जो है, ये अच्छी रेप्यूटेड पोजीशन आ गई है पुलिस में। अब क्या होता है, इसके आगे का जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबा है, क्योंकि आईजी से नेक्स्ट जो प्रमोशन अगर आप लेना चाहें तो वो जाएगा आपका एडीजी पे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है? एडीजी तक आप जाएंगे, और इधर आप आईएएस के अंदर आपका जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल है, वहां से आप एडिशनल सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच पाएंगे। बट आपको यहां ध्यान देना है कि अब आपकी जर्नी हो गई लगभग 10 साल की, और आपको यहां पर काम करने की जरूरत है। इसका मतलब आईजी से एडीजी तक पहुंचने के लिए आपको 9 साल से 10 साल देने पड़ेंगे। वहीं पर ज्वाइंट सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी तक पहुंचने के लिए 9 से 10 साल आपको देने पड़ेंगे। अब तक आपकी सर्विसेज की टोटल टेन्योर हो गई 27 ईयर्स। अब आप एक बार कैलकुलेट करो कि आप ज्वाइन कब कर रहे हो, और आपका रिटायरमेंट है वो 60 साल की उम्र में होने वाला है। तो आपके समझ में आ जाएगा कि यार एक्चुअल में जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वहां पर जनरल कैटेगरी के लोग ही क्यों दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहां तक जब तक वो यहां एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे काम करते रहते हैं ना, तब तक ही उनका रिटायरमेंट का आ जाता है कि हाँ जी, आपका रिटायरमेंट अभी फाइनल है, चलिए जी आपकी ड्यूटी कंप्लीट। क्यों? क्योंकि आपने ज्वाइनिंग की, मान लो 32 साल की उम्र में, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 32 की उम्र में ज्वाइन किया, तो 32 और 27 कितना हुआ, फिगर आपका निकल गया एकदम आउट। आप यहां पर कहां पहुंचे, आप केवल जस्ट एंट्री लेंगे सेक्रेटरी लेवल पे, इतने में आपकी पोजीशन, आपकी पोस्ट है, आपकी जो ड्यूटी है वो कंप्लीट हो गई। तब आप सोचो कि कितनी ज्यादा एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। वहीं पर आप यहां पर देखोगे पुलिस में कि जब आप एडीजी बन जाते हैं, 27वें साल की जब सर्विस कंप्लीट होती है, उसके बाद में आपको 2-3 साल और बिताने पड़ते हैं, तब आप डीजीपी बन पाते हैं एक स्टेट के अंडर अगर हम बात करें, और सेंट्रल या फिर हम बात करें आईएएस ऑफिसर्स की, तो वो फिर सेक्रेटरी बन पाते हैं। तब तक आपकी सर्विसेज का टेन्योर हो गया 29 से 30 साल। अब अगर आपके पास में ज्वाइन करने के बाद में आपने एग्जाम क्रैक किया, उसके बाद में 2 साल की ट्रेनिंग की, तब आपने जब ज्वाइन किया, तब से लेकर क्या आप रिटायर हो रहे हैं, उसके बीच में रिटायरमेंट की एज है 60, क्या आपके पास में 29 से 30 साल बच रहे हैं? अगर बच रहे हैं तब तो सोचो कुछ है, अदरवाइज सेंस नहीं है। क्योंकि जब आप सेक्रेटरी लेवल पे एंट्री लेते हैं ना, तो कम से कम आप वहां पर 6 से 7 साल बिताएंगे ना, तब उस पोजीशन का आपको फील आएगा। एक चीज यहां पर और मैं बता दूं कि जब आपकी 17 से 18 साल की सर्विसेज कंप्लीट हो जाती है, जब आप आईएएस होते हैं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी, और आईपीएस होते हैं तो आईजी बन जाते हैं, तो उस टाइम पर फिर आपका एम पैनलमेंट किया जाता है। एम पैनलमेंट का मतलब समझ रहे हैं? एक पूरा लिस्टिंग तैयार की जाती है उन ऑफिसर्स की जो कि बहुत ही डिसेंट है, जिनकी विजिलेंस रिपोर्ट जो आई है उसमें उनका करप्शन के स्कोप बहुत मिनिमम देखे गए, बहुत ही अच्छे वो परफॉर्मर हैं, और उनके पास में ज्यादा भी नहीं तो 2 साल या उससे ज्यादा का टेन्योर अभी बचा हुआ है रिटायरमेंट के टाइम आने तक। तब उनको फिर बाद में एम पैनल किया जाता है,
उसके बाद में एडिशनल सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर की तरफ और एडीजी पुलिस की तरफ देखने को मिल जाता है। अदरवाइज वहीं पे पोजीशन कोलैप्स कर जाती है। क्यों? क्योंकि तब तक आपको 17-18 साल में आप जॉइंट सेक्रेटरी बन रहे हैं, तो वहां से आपको एडिशनल सेक्रेटरी बनने तक 10 साल का समय बिताना, और आपके पास में पता पड़ा कि आपके पास तो खुद के पास 4 साल का टाइम ही बच रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एज रिलैक्सेशन या किसी वजह से डिलेड ज्वाइनिंग की, तब प्रॉब्लम होगी। अब सवाल आता है कि मिनिमम किस एज में आईएएस प्रॉपर्ली बना जाए जिससे कि आप टॉप लेवल तक अच्छी खासी पोजीशन को एक तरीके से एंगेज कर सकें और वहां पर अपनी परफॉर्मेंस का आउटकम भी दे सकें। तो इसका आंसर है 27 साल की उम्र में आपकी आईएएस की जर्नी है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। तब जाकर के आपके पास में इफेक्टिव आंसर अपने क्वेश्चन का मिलेगा कि जी कब जाकर के मैं टॉप ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पे पहुंच पाऊंगा। क्योंकि टॉप लेवल की बात अगर करें ना, तो जब कोई इंडिविजुअल सेक्रेटरी वाली रैंक में एंटर होता है ना, तो जाते ही उसको सेक्रेटरी की पोजीशन टॉप वाली नहीं मिलती है। सबसे पहले हल्की फुल्की छोटी मोटी मिनिस्ट्री मिलती है, फिर उसके बाद में आपको जब बढ़िया आप परफॉर्म कर जाते हैं तब आपको होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसी आपको मंत्रालय दिए जाते हैं, जहां पर आपको लोग रिपोर्ट करते हैं। जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनको आप जितने भी आईआरएस ऑफिसर्स हैं रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो आपके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम वाले जो ऑफिसर्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर रिपोर्ट करेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी को, राइट। ये सारी चीजें आप समझिए कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। इसीलिए 21 साल की जो उम्र है तब आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होती है। इसीलिए यूपीएससी में ये चीज साफ साफ मेंशन्ड है कि कम से कम 21 साल उम्र का जो बंदा है वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है, इंडिविजुअल जो भी कैंडिडेट है। अब आप समझ चुके होंगे कि क्या कितना लंबा सोच करके हमें तैयारी करने की जरूरत है। अदरवाइज फिर बाद में देखो वही बात है कि हाँ ठीक है आपने जॉब क्रैक कर ली, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, चलो बढ़िया है, वो आपकी चॉइस है। बट अगेन आपको मैं बता दूं कि ज्वाइन करो तो लॉन्ग टर्म प्लान लेकर के ज्वाइन करो, सीधी बात है ना। एक सही उम्र होती है हर एक चीज को करने की, है ना। और जब आप बढ़िया परफॉर्म कर लेते हैं तो आजकल तो नया नियम और निकाल दिया गया है कि मान लो आपके पास में अभी आपकी उम्र 59 साल और मान लो 8 महीने की हो गई और आपके पास में सिर्फ 2 महीने का टाइम है और आप अभी एंट्री ले रहे हैं कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के अंदर और आपकी परफॉर्मेंस प्रीवियसली बहुत बढ़िया देखी गई है ब्यूरोक्रेसी में, तो आपको वहां पर यह कहा जाएगा कि आप ज्वाइन करने के बाद में चाहे आपके पास में इफेक्टिवली 60 साल के हिसाब से 2 महीने का टाइम बच रहा है, बट फिर भी आप 2 साल या 3 साल की जॉब अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखो परफॉर्मेंस भी आपको बचा जाती है। तो ये तो देखो आजकल का न्यू ट्रेंड जो चल रहा है वो हो गया। बट आप जो कन्वेंशनल मैनर में प्रिपरेशन को टारगेट करके चल रहे हैं ना, तो एक लंबा सोच करके चलो और एक सही उम्र के अंदर सिलेक्शन लो, तब आएगा पूरा मजा। अदरवाइज तो ठीक है सिलेक्शन हो गया, सरकारी नौकरी कर ली, वो एक टैग लेकर के जिंदगी भर जीना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बट यस कोशिश ये करें कि एक सही उम्र में सही डिसीजन लिया जाए। नहीं तो आपको पता है कि आजकल तो इतना बढ़िया गजब का माहौल सेट हो चुका है कि जो लोग सही समय पे आईएएस आईएफएस और ये जो बन जाते हैं उन लोगों को तो आजकल गवर्नमेंट में सीधा वहां पर एक तरफ सेक्रेटरी की पोस्ट से हटे और डायरेक्टली फिर बाद में मिनिस्टर बना दिया गया। अभी आप लिस्ट उठा करके देखो, एस जयशंकर को कौन नहीं जानता है, डॉक्टर एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी को कौन नहीं जानता, अश्विनी वैष्णव जी को कौन नहीं जानता। ये सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज के टाइम पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और जब उनकी सर्विसेज कंप्लीट हुई तो डायरेक्टली उनको गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन पे मंत्रालय दे दिया गया, राज्यसभा के थ्रू भी एंट्री दे दी और इलेक्शन करवाना पड़ा तो इलेक्शन भी करवा दिया। तो ये चीजें होती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कि कैसे हम प्रमोशंस के इन हर्डल्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम फ्रेमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक लेवल पे जितना टाइम आप स्पेंड करते हो उतना ही ज्यादा आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती चली जाती है और उसी से फिर आपका आइडिया लगता है कि हाँ आप कितने बड़े मंत्रालय को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो ये था पूरा मामला प्रमोशन के प्रोसेस को लेकर के। बड़ा हेक्टिक होता है, बड़ा टाइम लेने वाला है, बट यस तैयारी कर रहे हो तो फिर पूरी सोच समझ के साथ करिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।